नमस्कार। स्वस्थ देश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शरीर का कोई भी जो सेल होता है एक प्रोग्राम्ड वे में आता है, वो ग्रो करता है, फिर उसके अंदर वापस रिप्लेस हो जाता है, धीरे धीरे नॉर्मल सेल जो होता है ख़त्म हो जाता है। पर कई बार यही सेल एक एबनॉर्मल फॉर्म ले लेता है, चाहे वो म्यूटेशन की वजह से, और वो एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू करता है और आसपास के टिश्यू के अंदर वो इन्वेड करता है या एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड कर जाता है। ये जो एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं जो कि किसी भी टिश्यू में दूसरे में इन्वेड कर जाएं या स्प्रेड कर जाएं, वो एबनॉर्मल सेल कैंसर सेल होते हैं। जी हाँ, ये कैंसर क्या है और रिसेंट एडवांसेस क्या क्या हैं ऑन्को सर्जरी पे आज हमारे बीच मौजूद हैं। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर नैना कुमार अग्रवाल, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को सर्जरी SMS में कार्यरत हैं। डॉक्टर नैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कहा जाता है कि कैंसर एक ऐसा शब्द है कि जब किसी को, आज से 2-3 दशक पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि कोई भी जना सुनता था तो एक बार पूरे घर के अंदर घबराहट सी हो जाती थी, एक कहते हैं एक मातम भरा माहौल हो जाता था। पर जैसे जैसे ट्रीटमेंट एडवांसमेंट आए, डायग्नोस्टिक एडवांसेस आए, ख़ास तौर पे सर्जरी की बात करें, रेडिएशन की बात करें, तो लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया। और आज कहा जाता है कि ज़्यादातर कैंसर अगर समय पे डिटेक्ट हो जाते हैं तो वो पूरे क्योरेबल हैं, और ख़ास तौर पे जो कॉमन कैंसर जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे वो क्योरेबल हैं। आपका क्या मानना है, जो आज से पहले जो कैंसर के ट्रीटमेंट में और आज, क्योंकि आप एक सर्जन हैं, कितना एडवांसमेंट हुआ है जिससे आज ये रिजल्ट्स बेटर हो गए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? कैंसर का अगर जब डायग्नोसिस अगर वो टाइम पे और जल्दी हो जाए तो उसका 100% क्योर, 100% इलाज मुमकिन है। आजकल इंडिया में, भारत में हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिर्फ सर्जरी को ही लेके नहीं, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो आजकल हम पेपर में आए दिन पढ़ते हैं, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इन सबको मिला के 100% इलाज हम, जो हमारे मुख्य कैंसर है 99% ऑफ द हर कैंसर का हम पूरी तरह इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर नैना, वैसे हर समय कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और प्रिवेंट आदमी जब ही करेगा जब उसको कैंसर के कारण पता चलें या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स जो होते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारे फैक्टर्स अपन मानते हैं, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, चाहे वो आपके ओबेसिटी हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ टोबैको। एब्सोल्युटली। और ये है बिल्कुल प्रिवेंटेबल, क्योंकि आप अगर अवॉइड करेंगे टोबैको तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर्स में। तो ये जो मैंने फैक्टर्स की बात करी, इनको अगर अपन प्रायोरिटी वाइज देखा जाए, क्योंकि आप भी रेगुलर पेशेंट्स देखते हैं, और जब कारण की अपन बात करते हैं तो टोबैको, रेडिएशन जो मैंने बात की, स्मोकिंग, ओबेसिटी, अल्कोहल या इन्फेक्शंस को किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे, या सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है? बिल्कुल सर, मैं इस बात को मानती हूँ कि जैसे वर्ल्ड के हम टॉप 3 कैंसर्स की बात करें तो उसमें ब्रेस्ट, सर्वाइकल और लंग आता है, पर जब हम भारत की बात करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य कारण में आता है ओरल कैंसर और लंग कैंसर। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज है टबैको, जो कि किसी भी फॉर्म में हमारे इनन्यूमरेबल काफ़ी कारण कि काफ़ी तरीक़ों से टबैको कंजम्पशन ले रहे हैं, बच्चों से लेकर 80 इयर्स 90 इयर्स तक ले रहे हैं, और इसी वजह से हमारे शरीर के 90% कैंसर होते हैं, जिसमें हम लंग कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट, ब्लैडर, आजकल जो बहुत ज़्यादा फूड पाइप कैंसर बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो जो कारण हम हटा सकते हैं, जो कारण हम सबसे पहले हम सिखाए जा सकते हैं कि इसको आप ना करें या इसको आप छोड़ दें, जिससे आप बच सकते हैं कैंसर से, उसको मैं टबैको ही मानूंगी, हर फॉर्म में, हर फॉर्म के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर अपन टोबैको को अवॉइड करते हैं तो इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर, खासतौर पे लंग या ओरल कैंसर की आपने बात की, तो अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक और ट्रेंड देखा गया, वैसे तो ये फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि अपन मान के चलते हैं, बट जेनेटिक, बहुत सारे ऐसे लोग बाग आते हैं जो कहते हैं साहब मेरे घर में एक फैमिलियल ट्रेंड है कि हमारे कैंसर्स होता है। तो जेनेटिक्स को कहाँ प्लेस करते हैं आप अगर कैंसर के लिए बात की जाए तो? सर, जेनेटिक कॉजेज़ ऑफ कैंसर की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। इन तीनों का अगर किसी का आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कौन से होते हैं? आपके माता पिता, मौसी, बुआ या आपके भाई बहन। अगर इनमें से इनको, इन चारों में से ब्रेस्ट, ओवरी, पैनक्रियास और प्रोस्टेट, इन चारों में से कोई कैंसर है तो मैं ये नहीं कहती कि आपको 100% कैंसर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिसकम्युनिकेशन आप ना लें,
आपको चांसेस हैं कि शायद आपको हो सकता है, तो आप सतर्क रहिए। हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि गवर्नमेंट फ्री दे रही है। आप अगर टाइम पे वो टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल सकता है कि आपको इसका खतरा है या नहीं है, या फिर जेनेटिक टेस्टिंग से पता चल सकता है कि आपको आपके अंदर वो जीन है कॉज का, जो कैंसर कॉजिंग जीन, या फिर नहीं है। तो सतर्क रहना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि एक ब्राका म्यूटेशन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर का एक काफ़ी कॉमनली बात की जाती है, बट ये सिर्फ 5% से ज़्यादा जो टोटल ब्रेस्ट कैंसर हमारे भारत देश में है उसमें से सिर्फ 5% में ये होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी के माता पिता को है या माँ को ब्रेस्ट कैंसर है तो लड़की को बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ऐसा इसको हम मिसकम्युनिकेशन में ना लें कि उसको रिस्क रहेगा। सिर्फ ये एक तरीका है सतर्क रहने का, बट जो चीज़ें हम प्रिवेंट नहीं कर सकते उस पर ध्यान देने के बजाय हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक बात आती है इन्फेक्शंस को लेके, और ख़ास तौर पे लिवर के अंदर जैसे हेपेटाइटिस बी या सी की बात करें या सर्वाइकल कैंसर्स की बात करें, यहाँ तक कि जो जीआई इन्फेक्शन जो एच पायलोरी की अगर बात करें, तो इन्फेक्शंस का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है कैंसर के अंदर, और ये जो मैंने इन्फेक्शंस बताए कौन कौन से कैंसर्स को प्रीडिस्पोज करते हैं? एब्सोल्युटली सर। जैसे कैंसर, जैसे कि आपने बताया कि कैंसर सेल्स हैं जो एक नॉर्मल सेल्स का अनियमित रूप से बढ़ना, तो अगर किसी भी चीज़ से वो सेल्स को इरिटेशन हो रही है, अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन है जो कि उसको बार बार रगड़ रहा है, तो उस वजह से कैंसर होने के चांसेस हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हेपेटाइटिस बी, अगर हम सबको बचपन में वैक्सीन लगाया जाता है जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है HCC हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, जो कि लिवर कैंसर है। लिवर कैंसर जो मोस्टली अल्कोहल शराब सेवन से बहुत ज़्यादा लिवर कैंसर देखने को मिल रहा है, तो अगर हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन से हमें उससे प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा, अगर हम सर्वाइकल वैक्सीन की बात करें, सर्वाइकल कैंसर जो है, अब वो सर्विक्स जो है वो हमारे अंडाशय जो हमारा बच्चादानी है उसके नीचे का हिस्सा है सर्विक्स। अब सर्विक्स में अगर कोई भी चीज़ इरिटेट कर रही है, फॉर एग्जांपल महावरी के टाइम पे अगर गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, हम पैड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, पैड्स का सरफेस बहुत सॉफ्ट होता है जो कि महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर अगर हम कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े के जो फाइबर्स हैं वो लगातार सरफेस टच होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस, जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्वेडिंग द सेल्स में अंदर जाने की वो बहुत बढ़ जाती है। और उसको एक तो हम सबसे पहले पैड इस्तेमाल करें, क्लेनलीनेस रखें नीचे, स्पेशली महावरी के टाइम पे। दूसरा, एक वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो आपने बताया, तो वो अगर हम लगाएं तो 85% ऑफ द कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हम अवॉइड कर सकते हैं। ये जो आपने HPV वायरस के लिए जो बताया वैक्सीन, जो सर्वाइकल वैक्सीन जो है, वो क्योंकि गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी के अंदर लेके आ गई है कि उसको पहली चीज़ तो वो किस एज ग्रुप के अंदर लगना चाहिए, बेस्ट एज ग्रुप में जो अपन मान के चलते हैं फीमेल्स के अंदर, जिसके अंदर प्रोटेक्शन मिलता है, और कितनी डोजेज़ होती हैं। मैं चाहूँगा कि लोगों को ये पता चले कि वैक्सीन की कितनी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले तो मैं सर ये बताना चाहूँगी, सर्वाइकल कैंसर जो है हमारा सबसे ज़्यादा महत्व, क्यों हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने जनवरी में अनाउंस किया था कि सबको सर्वाइकल वैक्सीन दिया जाएगा हर फीमेल को, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हो रही हैं वर्ल्ड में, अगर हर तीसरी मृत्यु जो सर्वाइकल कैंसर से हो रही है वो भारत देश में हो रही है। ये हम तब बात कर रहे हैं जब हमारे पास पूरी टेक्नोलॉजी है, फैसिलिटीज़ हैं कि हम इस कैंसर से बचाव हो सकता है, फिर भी हर 85% मोर्टालिटी इज़ नॉट वी हैव टू चेंज दैट। तो उसके लिए हम सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम कोविड वैक्सीन हम सब ने लगाया, एक कोविड वैक्सीन है जिस सिंपल इंजेक्शन से हमें प्रोटेक्शन मिलती थी कोविड वायरस से, वैसे ही ये HPV वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन है, और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी एडवोकेटेड है, बट गर्ल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए हर हमारी जो बच्ची है, मैं बच्ची इसलिए बोल रही हूँ कि बेस्ट एज जो है ये वैक्सीन लगवाने के लिए ये होती है 9 से 15 ईयर्स। अगर 9 से 15 ईयर्स के बीच में आपके फैमिली में कोई भी लड़की है, बेटी है, तो उसको ये वैक्सीन लगना चाहिए। वैक्सीन सिंपल एक आर्म पे एक इंजेक्शन लगता है, बिल्कुल छोटा सा, तो इसके 2 डोजेस चाहिए होते हैं। एक आपने डोज लगवा ली, उसके 6 महीने बाद दूसरा इंजेक्शन, इससे लड़की को फुल प्रोटेक्शन मिलेगी सर्वाइकल कैंसर से। किस एज ग्रुप तक लगवा सकते हैं, क्योंकि अभी ये वैक्सीन अभी नया आया है और बच्चे बड़े हो गए हैं, तो किस एज ग्रुप तक? 9 to 15 ईयर्स जो है वो बेस्ट एज है, तब हमें सिर्फ 2 डोजेस चाहिए वैक्सीन की। और अगर 15 से 26 ईयर्स की लड़की है तो हमें 3 डोजेस चाहिए, पर फुल प्रोटेक्शन हमें तब भी मिलेगी।
बेस्ट है कि फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, फर्स्ट यौन संबंध से पहले ये वैक्सीन लगनी ज़रूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द लग जाए, बट फिर भी हमारे देश में कैचअप वैक्सीनेशन है जो कि 30 इयर्स तक है, तो 30 इयर्स तक की भी हर महिला ये लगा सकती है, और 45 इयर्स तक भी यूएस में, यूके में लगा रहे हैं, बट 30 इयर्स तक तो डेफिनेटली एडवोकेट। ये जो आपने बताया 3 डोजेस, क्योंकि जैसे फर्स्ट में तो आपने बताया कि 6 मंथ्स के गैप पे सेकंड डोज लग जाती है, ये 3 डोजेस का कितना गैप रहता है? सर 3 डोजेस में जो है फर्स्ट 0 मंथ्स पे से 1 डोज लगी, फिर सेकंड जो लगेगी 6 मंथ्स पे, और थर्ड लगेगी 9 मंथ्स पे। तो ये 3 डोजेस हैं जिससे लड़की को फुल प्रोटेक्शन मिलेगी सर्वाइकल कैंसर से। और सिर्फ लड़कियों में ही नहीं, ये बॉयज़ में, पुरुषों में भी आजकल ओरल कैंसर जो है बहुत ज़्यादा HPV वायरस की वजह से हो रहा है। पेनाइल कैंसर और एनल कैंसर जो है, ये हमें बहुत ज़्यादा जो पुरुष हैं वो भी 20 से 30 इयर्स यंग एज में देखने को मिल रहा है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक गुड जेनाइटल हाइजीन, स्वच्छता रखने से, और दूसरा ये वैक्सीन लगवाने से। तो ये HPV वैक्सीन अब हमारी सरकार पुरुषों में भी एडवोकेट कर रही है। एक बात आ गई, ये तो इन्फेक्शन की बात आ गई। दूसरा जो है अल्कोहल से रिलेटेड कैंसर का कितना? एक टोबैको तो सबको पता है कि ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है, स्मोकिंग है, इससे होता है, इट्स ए वेरी कॉमन, और बहुत सारे कैंसर्स में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। अल्कोहल का साइंटिफिकली कितना रोल है और कौन से कैंसर में? सर अल्कोहल सिर्फ एक होता है कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूँगी कि अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा तंबाकू सेवन से हम करते हैं, इससे हमारा जो मुंह का जो ये बहुत ही सॉफ्ट एक टिश्यू होता है चारों तरफ, पर तंबाकू की वजह से वो पूरा डैमेज हो जाता है। अब हम इसके साथ में अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो ये जो तंबाकू है, तंबाकू के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम बेंजोपायरीन्स बोलते हैं, जो कि कैंसर कॉज करते हैं, वो एक हो रहे हैं जिससे 50% रेट से अब्जॉर्ब। पर अगर कोई उसके साथ में अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो वो 100% अब्जॉर्प्शन होगा। तो जो कैंसर इस स्पीड से चल रहा था उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अल्कोहल इसलिए मुख्य कारण है ओरल कैंसर का भी। दूसरा लिवर कैंसर, कोलॉन कैंसर, स्टमक कैंसर, जितने भी हमारे अल्कोहल अब जब हम ले रहे हैं तो वो पूरा हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक से जा रहा है, तो जहाँ जहाँ भी वो टच करता है वो सबको, वो स्पेशली पैनक्रियाटिक कैंसर और लिवर कैंसर का मुख्य कारण है अल्कोहल। तो ये अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर्स है, टोबैको और अल्कोहल, ये तो सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइडेबल है। अब देखो, एक तो कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, पर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन, क्योंकि बीमारियाँ तो आएंगी पर उसको अपन अर्ली डिटेक्ट अपन कर सकते हैं। तो कॉमन कैंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि नॉर्मल जो, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें या कोलोनिक कैंसर की बात करें, इसमें कॉमन प्रेजेंटेशंस क्या रहते हैं? किसी भी कैंसर के कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं जिस पे आपको बिल्कुल अलार्म हो जाना चाहिए? एक एक कैंसर, क्योंकि हर एक के अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल, वो क्या सिम्टम्स है? जी सर, तो सबसे पहले जो हम नंबर 1 कैंसर जो इंडिया में है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर को आप प्रिवेंट करने के लिए, सब ब्रेस्ट कैंसर का अच्छी बात यह कि 100% क्योर उपलब्ध है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, बट इसके लिए आपको हमारे पास टाइम से आना पड़ेगा। टाइम से आने के लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। हर महिला को जब पीरियड्स आने के 10 दिन बाद अपने ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट का साइज़, शेप कैसा है। उसमें आपको कोई भी बदलाव महसूस होता है, कोई भी गांठ महसूस होती है। ज़्यादातर महिलाएं जब हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब गांठ तो है, 4 साल से है, पर इसमें कोई दर्द नहीं है। तो ये अगर कोई भी गांठ है जिसमें दर्द नहीं है तो वो आप चेक ज़रूर कराइए। तो अगर कोई भी गांठ महसूस होती है, निप्पल से कोई भी पानी आना, ब्लड आना, या फिर कोई भी निप्पल के शेप में बदलाव होना, अगर या फिर स्किन जो है अंदर की तरफ जाना, हर महीने हर महिला को ये सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो हम कहते हैं पैल्पेटरी मेथड, आपको सिर्फ टच करके देखना है अपना ब्रेस्ट का सरफेस। आपको कुछ भी महसूस होता है, पहली बात घबराएं नहीं। 10 में से 9 बार वो एक सिंपल गांठ होगी जो हम दवाई से या आपको चेक करके बता देंगे कि ये कैंसर नहीं है, बट उसका फ़ायदा क्या है? आपको चैन की नींद आएगी, आपको 100% श्योरिटी होगी कि ये कैंसर नहीं है। तो चेकअप ज़रूरी है कि आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट से चेकअप ज़रूर करवाएं कि हाँ ये गांठ है, इसमें मुझे बता दीजिए, पहली चीज़।
दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ महसूस होता है तो फिर आप एक सिंपल टेस्ट होता है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक तरह का ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, तो वो कराएं तो उससे भी पता चल जाएगा कि अगर आपकी गांठ में कोई सिम्टम है वो कैंसर की तरफ पॉइंट कर रहा है या नहीं। अगेन मैं यही कहूँगी 10 में से 9 बार वो कैंसर नहीं होगा, घबराएं नहीं। आजकल बहुत सारे यंग लड़कियां हमारे पास आती है कि मैम हमारे पास हमने मैमोग्राफी कराई थी और उसमें ये गांठ आ गया, मुझे तो कैंसर हो गया है। ऐसी बात नहीं है। बिना अपने डॉक्टर से चेक कराएं, सेल्फ डायग्नोसिस ना करें। आप मैमोग्राफी ज़रूर कराइए, बट अगर उसमें कुछ भी आपको रिपोर्ट में अबनॉर्मैलिटी लगती है तो सबसे पहले अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। जब वो बोलें कि हाँ आपको आगे टेस्ट की ज़रूरत है तभी आगे कराइए, बेमतलब के टेस्ट मत करवाइए। डॉक्टर नैना, जैसे आपने बताया, क्योंकि मैमोग्राफी में भी रेडिएशन तो है ही है, पहली चीज़ कि किस एज ग्रुप पे मैमोग्राफी करानी चाहिए? मैमोग्राफी और पैप स्मीयर, मैं दोनों की अब बात करना चाहूँगा, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के लिए जैसे पैप स्मीयर बहुत कॉमन टेस्ट है, किस एज पे करानी चाहिए? अगर सिम्टम जैसे आपने बताया कोई साइन आपको लग रहा है तब तो आप जल्दी कराएंगे, पर डॉक्टर की सलाह पे। और दूसरी चीज़, किस फ्रीक्वेंसी में करानी चाहिए? क्योंकि कोई भी टेस्ट के रेडिएशन के हैज़ार्ड्स होते हैं, तो क्या एक अपना तरीका है जिसके अंदर अपन को रेगुलर बेसिस पे करानी चाहिए? सर, मैमोग्राफी जो है वो 35 ईयर्स से पहले की महिलाओं में नहीं कराई जाती। अगर आपको कोई भी गांठ महसूस होती है और आपकी उम्र 35 साल से कम है तो एक सिंपल सोनोग्राफी करवाई जाएगी, और अगर 35 साल से ज़्यादा है तो फिर हम मैमोग्राफी कराते हैं। मैमोग्राफी एक नॉर्मल महिला को हर 3 साल में करानी चाहिए, और स्पेसिफिकली ये है कि जो पीरियड्स आने के 10 दिन बाद कराइए, ताकि उस टाइम आपको मिनिमम दर्द होगा या दर्द नहीं होगा। पैप स्मीयर किस एज से स्टार्ट करना चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंसी पे कराना चाहिए? जी सर, जब हम सर्वाइकल कैंसर की बात करते हैं, पहले मैं सर्वाइकल कैंसर की अगर हम सिम्टम्स की बात करें, हमने वैक्सीन की बात कर ली, दैट इज़ आवर नंबर 1 प्रोटेक्शन। अगर लड़की को वैक्सीनेशन लग जाए उससे बेटर उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड इज़ जेनाइटल हाइजीन मेंटेन करना। फिर भी अगर उसको वैक्सीन नहीं लगी है और लगी है तो भी 30 इयर्स के बाद उसको पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है? जैसे कि हमने बात की, सर्विक्स जो है वो हमारे बच्चादानी के नीचे का हिस्सा है। सर्विक्स में जो नॉर्मल फ्लूइड होता है उसका सिंपल एक सैंपल लिया जाता है और उसको स्लाइड पे देख के देखा जाता है कि इसमें कोई अब नॉर्मल सेल्स तो नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पैप स्मीयर। तो एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो हमारे सारे सरकारी केंद्रों पे फ्री उपलब्ध है राजस्थान में, तो आप ये कहीं भी आके करा सकते हैं। कोई भी, आजकल हमारी बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, खुद ही बहुत अच्छा लगता है कि खुद आगे बढ़ के आती है महिलाएं कि हमें कराना है पैप स्मीयर टेस्ट, हमें बहुत प्राउड फील होता है। और इससे पता चल जाता है, इससे अर्ली डिटेक्शन हो जाता है सर्वाइकल कैंसर का। और सिम्टम्स की अगर बात करें हम सर्वाइकल कैंसर की, तो उसमें अगर नीचे से ब्लीडिंग आना या फिर इरेगुलर वेजाइनल नीचे से खून आना या यौन संबंध के बाद दर्द होना ज़्यादा या खून आना, इन सब को चीज़ों का ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से टेस्ट ज़रूर कराएं। किस फ्रीक्वेंसी में कराना चाहिए? जैसे किसी महिला ने कराया तो कितने साल बाद रिपीट कराना है? 3 साल बाद। अगर आप पैप स्मीयर टेस्ट करा रहे हैं तो ये 3 साल बाद कराना है। अगर एक HPV DNA टेस्टिंग होता है, अगर आप वो करा रहे हैं तो आपको 5 साल बाद भी करा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि ब्लीडिंग एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कहीं पे भी पेनलेस ब्लीडिंग है तो वो ज़्यादा खतरनाक होती है, चाहे वो रेक्टल ब्लीड हो चाहे वो यूरिनरी हो, कोई ना कोई इंडिकेशन आ जाता है। पर देखो, मैंने शुरू में बात की, कैंसर का शब्द जो है आज से 20-30 साल पहले की बात करें तो मन में बहुत घबराहट लेके आता था, पर जो पिछले जो चेंजेस आए हैं, रीसेंट एडवांसेस जो हुए हैं, ख़ास तौर पे सर्जरी को लेके, सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि जो मेरी तकलीफ़ थी वो बाहर निकल गई। कीमोथेरेपी के भी रिज़ल्ट्स आते हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स रहते हैं, पर उनको लगता है पता नहीं दवा ने कितना असर किया, पर एक उसको विजिबली लगता है कि भाई मेरे ये गांठ थी और उसको निकाल दिया। तो सर्जरी से लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आज का अपना टॉपिक भी यही है कि सर्जरिकल एडवांसेस कैंसर में क्या क्या हुए हैं। तो क्योंकि आप एक ऑन्को सर्जन हैं और राजस्थान की पहली महिला आप ऑन्को सर्जन हैं, क्या क्या एडवांसमेंट हुए हैं अगर अपन 20-30 साल पहले की बात करें और आज की बात करें? सर, सबसे पहले अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल पेशेंट सबसे पहले आके हमें ये बोलता है कि मैम हमारे ये गांठ है, इसमें कैंसर है, आप सबसे पहले तो इसको निकाल दीजिए।
बट मैं कैंसर सर्जन हूँ, मेरा काम है पेशेंट को पूरी तरह ठीक करना, सिर्फ गांठ निकालना मेरा काम नहीं है। तो आजकल हमारे पास इतनी अच्छी कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है कि हम पेशेंट को सबसे पहले ये समझाते हैं कि आपका ब्रेस्ट कैंसर का हम टाइप पता करेंगे, जो कि 4 टाइप्स में से कौन सा टाइप है, ल्यूमिनल A, B या ट्रिपल नेगेटिव, और इस हिसाब से हम आपको कीमो लगाएंगे। कीमो के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि हमारे बाल चले जाएंगे। मैं उनको सबसे पहले ये समझाती हूँ, अगर सिर्फ 6 महीने की आपको ताकत रखनी पड़ेगी, आपके बाल जाएंगे भी तो वो विदिन 6 मंथ्स वापस आ जाएंगे, पूरे वापस आ जाएंगे। आपको सिर्फ खुश रहना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, बाकी सब अब हमारे पे छोड़ दीजिए। तो हम उनको कन्विंस करते हैं कि पहले आप कीमोथेरेपी लगवाइए, इम्यूनोथेरेपी लगवाइए, जो भी हम आपको शेड्यूल बताएंगे। क्यों लगवाइए? ताकि वो जो गांठ है, गांठ के आसपास एक कैंसर की छोटी छोटी सेल्स होती हैं, वो कीमोथेरेपी की वजह से एक तरह से सिकुड़ के एक जगह आ जाती है। उसके बाद जब हम सर्जरी करते हैं तो हम वो पूरी तरह से 100% कैंसर निकाल सकते हैं। अगर वो बिना कीमो लगवाए डायरेक्ट सर्जरी करते हैं तो वो छोटी छोटी सेल्स जो हैं वहीं रह जाती हैं और 2-3 साल बाद उनको कैंसर होने के फिर से चांसेस रहते हैं। तो आजकल मैं ये सबसे पहले अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है तो सबसे पहले हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप भरोसा रखिए, आप कीमोथेरेपी पूरी कंप्लीट करिए, हम तो यही हैं, हम सर्जरी आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, पर हमारा काम है आपको पूरी तरह ठीक करके भेजना। तो हम सर्जरी पूरी करके निकालेंगे और फिर आपका ठीक करेंगे। सेकेंड चीज़ मैं ब्रेस्ट कैंसर में बताना चाहूँगी कि पहले कहा जाता था कि पूरा ब्रेस्ट निकालना ज़रूरी है, जिसको हम बोलते थे मैस्टेक्टमी, पर आजकल ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आजकल हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कर रहे हैं, जिसमें हम जो कैंसर है उसके आसपास का नेगेटिव मार्जिन लेके सिर्फ वो गांठ निकालते हैं और जो ब्रेस्ट के पास का टिश्यू होता है उसको उधर लगा के ब्रेस्ट का एक नॉर्मल शेप दे देते हैं। और इसमें और पूरा ब्रेस्ट निकालने में आपको कोई भी ज़्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं मुझसे पूछती है कि नहीं मैम आप तो पूरा ब्रेस्ट निकाल दीजिए ताकि हमारे पर वापस कैंसर ना हो। होने के ये मन में डर रहता है। ये मैं आपसे पूछने ही वाला था, क्योंकि कैंसर का ऐसा लगता है कि कोई भी एक नॉर्मल आदमी सोचता है कि थोड़े भी सेल्स रह गए तो वापस रीग्रो कर जाएगा। तो उसको आप कैसे श्योर करते हैं पेशेंट को कि भाई ये जो है टिश्यू नहीं फैला हुआ है? उसके लिए कोई टेस्ट कराते हैं या ड्यूरिंग सर्जरी आप कोई तरीके से चेक करते हैं कि नहीं कहीं पे भी नहीं है, देन यू रिमूव? सर बिल्कुल कि सबसे पहले हम अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन, इसलिए हम सबसे पहले कीमोथेरेपी दे रहे हैं। कीमोथेरेपी चाहे हम पूरा ब्रेस्ट निकालें या सिर्फ वो गांठ निकालें, कीमोथेरेपी से उनके उस कैंसर के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद हम जो ब्रेस्ट का एक MRI कराते हैं या मैमोग्राफी रिपीट करते हैं कि बाकी पूरा ब्रेस्ट टिश्यू नॉर्मल है या नहीं। और उसके बाद जब हम सर्जरी के टाइम पे वो जो पूरा कैंसर निकालते हैं उससे आसपास के मार्जिन को भी हम डबल चेक करते हैं, जिसको हम फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। उसी टाइम हम सैंपल भेजते हैं वहीं के वहीं। ये हमारे सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अवेलेबल है। हम स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भी रेगुलरली ये हर हफ्ते सर्जरी करते हैं, वहाँ पे हम मार्जिन भेजते हैं। मार्जिन जब नेगेटिव हो जाता है, हमें 100% श्योरिटी होती है कि कैंसर पूरी तरह निकल गया है, फिर हम ब्रेस्ट का उसी टाइम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। उस ब्रेस्ट को देख के आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सर्जरी हुई है, और ये बहुत मायने रखती है महिलाओं के लिए। कंजर्वेटिव में बेसिकली कि आप ये कि केवल जो गांठ है उसको निकाल दी और बाकी को। और इसके मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे आपने स्मोकिंग के लिए बात की सर, तो अगर कोई महिला ने अगर स्मोकिंग करते हैं तो उनका जो निप्पल का ब्लड सप्लाई है वो बहुत कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से फिर हमें ब्रेस्ट बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह का ये एग्जाम्पल है कि टोबैको किस किस तरह से हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। अब रीसेंट एडवांसेस की बात करें तो पहली चीज़ क्या क्या है? जैसे भाई सर्जरी की अगर बात करें तो लेप्रोस्कोपी आई, लोगों को लगा कि एकदम चेंज आ गया। ऑन्को सर्जरी के अंदर रीसेंट एडवांसेस में कहाँ हैं और फ्यूचर कहाँ मानते हैं आप? बिल्कुल सर, अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने बात करी, सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करें या कोलोन और रेक्टल कैंसर के बारे में बात करें, तो आजकल लैप्रोस्कोपिक या फिर रोबोटिक सर्जरी ही हम प्रेफर कर रहे हैं। जैसे जो पहले एक बड़ा चीरा लगता था जिसकी वजह से बाद में भी काफ़ी दिक्कतें आती थी, आजकल हम सिंपल दूरबीन से एक छोटे 5 छेद बनाकर हम पूरी सर्जरी करते हैं। पूरी सर्जरी 100% कैंसर रिमूवल के साथ। तो सर्विक्स कैंसर, यूट्राइन कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलॉन कैंसर, सब में आजकल रोबोटिक सर्जरी या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम पूरा कैंसर, बट बशर्ते कि पूरा कैंसर 100% कैंसर रिमूवल इज़ आर
प्रायोरिटी। तो रोबोटिक आप मानते हैं कि ये एडवांसमेंट के अंदर है, और क्या चीज़? और सर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो जैसे पहले पूरा जो एक्जिला होता है हमारे आर्मपिट, जिसमें से ब्रेस्ट कैंसर के स्प्रेड होने के लिए हम लोग नोड्स रिमूव करते हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है किसी भी ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के लिए। बट उसके बाद क्या होता है कि सर्जरी के बाद पेशेंट को काफ़ी सूजन आ जाती है हाथ में, बट वो उसके लिए ज़रूरी होता है। बट अब इसका भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास आ गया है कि हम एक सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्यूमर का गांठ है उसमें हम एक ICG डाई या फिर मिथाइलिन ब्लू डाई, टेक्नीशियम, हमारे पास ये सारी डाई अवेलेबल हैं बिल्कुल गवर्नमेंट सेंटर में। हम वो डाई डालते हैं, अगर वो डाई जा रही है हमारे एक्जिला में, आर्मपिट में, कि हमें नोड्स दिख रहे हैं, तभी हम उनकी नोड सर्जरी के लिए आगे प्रोसीड करते हैं, वरना हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि पेशेंट का 100% कैंसर क्योर भी हो रहा है और उनकी आगे की कोई तकलीफ भी बिल्कुल कम हो जाएगी। डॉक्टर नैना, अंत में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आजकल स्टेम सेल्स का बड़ा है, और ख़ास तौर पे जब अपन आजकल डिलीवरी होती है, लोग बाग जो होते हैं सेव करने लगे हैं जो है सेल्स जो है, स्टेम सेल्स का क्या रोल है कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर? सर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है स्टेम सेल्स, क्योंकि हमारी बॉडी, ये हमारी ही बॉडी के जैसे फॉर एग्जांपल अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड है, जो हमारी माँ, जो हमारी जन्म के टाइम हमें अपनी माँ से जोड़ता है, उसके ब्लड को प्रिजर्व करके ये बनाई जाती हैं स्टेम सेल्स। तो इनकी अच्छी ये बात है कि हमें लाइफ में जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली कैंसर ट्रीटमेंट में, ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट में, तो ये हमारी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी ही बॉडी की सेल्स है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उसमें ये सेल्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट नहीं करेंगे और हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सकेंगे। तो मतलब स्टेम सेल्स का आप फ्यूचर मान के चलते हैं कि इसके अंदर इम्पॉर्टेंट रोल है। पर जो डॉक्टर नैना ने जो इम्पॉर्टेंट बात कही वो है कि प्रिवेंशन में टोबैको एंड स्मोकिंग के बारे में बताया कि उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होना चाहिए, अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बट बहुत इम्पॉर्टेंट बात की वो है HPV वैक्सीन को लेके, क्योंकि सर्वाइकल जो कैंसर है वो ह्यूमनो पेपिलोवायरस जो है उसकी वजह से होता है, और इसका वैक्सीन अवेलेबल है जो कि पूरा आपको प्रोटेक्शन देता है। हेपेटाइटिस B के सब जने वैक्सीन लगाते हैं, पर ये जो वैक्सीन है HPV, इससे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन सर्वाइकल कैंसर का होता है। एंड सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट एंड रेगुलर चेकअप, जो कि कॉमन कैंसर्स हैं, और कोई भी जगह से अगर आपकी ब्लीडिंग होती है जो कि पेनलेस ब्लीडिंग है, तो उसको हल्के में ना लें, साधारण सी दवाई लेके रोकने की कोशिश ना करें, अपने चिकित्सक के पास जाएं और रेगुलर चेकअप कराएं। और जितने भी जने हैं वो जब भी अपना कंप्लीट चेकअप कराया करें। फीमेल्स में मैमोग्राफी एंड पेप स्मीयर, और मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेटिक कैंसर है उसके लिए PSA एंड साधारण एक्सरे और सोनोग्राफी अगर आप कराएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स को अपन टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर नैना आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।